अब जो है ऐसा नहीं करेंगे। अगर मुझे एग्जाम में आता है तो देखो पहले से मैं बता दे रहा हूँ, हमको ये पूरी कॉम्प्लेक्स उल्टी लगानी पड़ती है। पढ़ तो रहे हैं सीधा, लगाना है उल्टा क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन आएगा देखेंगे, जब क्वेश्चन आएगा इंटीग्रेशन का कहीं से भी, तो आप सोचिए पहले मुझे मेन थ्योरी नहीं लगानी है, पहले मुझे ये जो आगे की थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं आज से, उस थ्योरी को पहले अप्लाई करना है। क्योंकि वो थ्योरी लगाने से क्या होगा कि हमारे पास जो भी इंटीग्रेशन होगा वो बड़ा ईजी हो जाएगा। अगर तुमने डायरेक्ट लगाया तो हो सकता है वो 2 या 3 पेज में चला जाए, लेकिन अगर तुमने इस थ्योरम का यूज किया, इन थ्योरम का यूज किया, तो इंटीग्रेशन बड़ा ईजी हो जाता है, 1 या 2 लाइन में आंसर आ जाता है। तो धीरे धीरे इसको डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट की पहली थ्योरी कॉची थ्योरम से निकली, और कॉची थ्योरम ने आपसे कह दिया कि फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज कर्व में तो इंटीग्रेशन विल बी जीरो। एक प्रॉब्लम फिनिश। प्रॉब्लम रह गई, ध्यान से सुनो क्या क्या प्रॉब्लम रह गई। प्रॉब्लम मेरे पास रह गई कब, जब इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड दिया गया हो किसी गामा के राउंड, और एफ जेड एनालिटिक ना हो, गामा चाहे जैसा हो, तो मुझे प्रॉब्लम है कि हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करें। दूसरी जगह प्रॉब्लम है कि गामा हमारे लिए क्लोज ना हो और एफ जेड एनालिटिक हो, तो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट। लेकिन हो सकता हो कि आप उसका डिफरेंशिएट ना जानते हो, तो हम कैसे करें। तो अभी भी हम यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम मुझे आने वाली है। तो चलते हैं और एक नया नाम पढ़ते हैं, नई थ्योरम पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर जो काम किया है वो कॉसी ने किया है। तो कॉसी के नाम से एक और आ रहा है, कॉसी थ्योरम पढ़ ली, अब आ रहा है कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो हेडिंग डालते हैं कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। चलो देखते हैं कॉसी इंटीग्रल फार्मूला क्या है, इसने क्या क्या कहा और इसने क्या रिजल्ट दिया। इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। इसने रिजल्ट दिया, पहले तो ये समझते हैं रिजल्ट दिया है। इसने रिजल्ट दिया कि अगर मुझे कभी भी कोई भी कर्व हो और किसी ए पॉइंट पे, लेकिन यहाँ भी क्लोज कर्व होगा, ये भी थ्योरी क्लोज कर्व पे लिखी गई है कि हमारे लिए यह गामा जो है वो क्लोज कर्व है, और सिंपली कनेक्टेड क्लोज कर्व हो या मल्टीपल कनेक्टेड क्लोज कर्व हो, हम सबके लिए लिखेंगे। लेकिन हाँ, गामा हमारे लिए कोई क्लोज कर्व है, चाहे वो सिंपली कनेक्टेड हो चाहे वो मल्टीपल कनेक्टेड हो। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि हमारे पास गामा क्लोज कर्व है और ए जो पॉइंट है वो उसके इनसाइड है। तो इस थ्योरम ने मुझे ये बताया कि हम उस ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बताना चाहता है ये बताना चाहता है कि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, और फंक्शन गिवन हो या ना गिवन हो, इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए से। तो किसी एक सिंपल, अगर मुझे कर्व दिया गया है तो सिंपल ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उसको हम फाइंड यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। स्टेटमेंट इसने क्या दिया, स्टेटमेंट देखते हैं इसका। तो स्टेटमेंट सिंपली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ज्यादातर हमने कहा कि हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन में पढ़ते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन भी सीएसआर नेट में सिंपली कनेक्टेड से ही आता है। मल्टीपल से बहुत रेयर केस में पूछ दिया जाए बस सिंपली कनेक्टेड में ही पूछते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि इफ डी इज डी इज अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, सिंपली कनेक्टेड डोमेन, हाँ सिंपली कनेक्टेड डोमेन और मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन की बात समझते हैं सभी लोग। व्हाट इज सिंपली कनेक्टेड डोमेन, व्हाट इज मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन? which is intersect only endpoint. It is simply connected. Which is Intersect only its endpoint. end point, Endpoint. end point। हाँ, मतलब सर वो सिर्फ एंड पॉइंट पे कनेक्ट हो, जैसे कि सर्कल हो गया और कहीं पे वो इंटरसेक्ट ना करे। ऐसा है, दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें। हाँ ओके, हाँ कह सकते हैं कि दूसरे पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें, केवल वन ही पॉइंट पे एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, हाँ सिंपली हाँ। कनेक्टेड डोमेन है ना। क्या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा कर्व है जिसको हम श्रिंक करें, और श्रिंक करने पे केवल और केवल वन पॉइंट पे ही श्रिंक हो जाए।
तो ऐसे सभी कर्व को हम लोग सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं, अदरवाइज मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन हो जाता है। अगर सिंक नहीं होता है वन पॉइंट पे तो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन हो जाता है। फिर से समझो हम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसा कर्व है जिसको हम श्रिंक करते जाओ, श्रिंक करते करते एक पॉइंट पे ही अगर हो गया श्रिंक तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहलाता है, और ऐसा नहीं हुआ तो वो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन होता है, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन कहलाता है। ठीक, चलते हैं। तो सिंपली कनेक्टेड डोमेन हुआ, and gamma is a any closed curve on the D and gamma via any closed curve on D। इसी डी डी हमारे पास जो डी दिया था उसमें गामा कोई क्लोज कर्व है, अभी हम फिगर बनाने वाले हैं, और एक कोई पॉइंट ए है। अच्छा, हमने लिखा डी इज अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन एंड गामा इज अ क्लोज कर्व इन डी, देन एक और गिवन, एक और है कि एफ हमारे लिए एफ बिलोंग्स टू एच डी। एच डी मीन्स हार्मोनिक, हार्मोनिक मीन्स एनालिटिक एंड फंक्शन एनालिटिक है। देन तब कह रहे हैं क्या कि अगर कोई भी ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू, इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू डी माइनस गामा, तो हमारे लिए एफ ऑफ ए इंटू बाइंडिंग नंबर गामा ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। वो ये फार्मूला होगा उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की एफ ऑफ ए एन गामा ए, तो जनरली हमारे पास एन गामा ए जो बाइंडिंग नंबर होगा वो 1 ही होगा ज्यादातर केस में, लेकिन कभी कभी 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो एफ ऑफ ए तुमने जो फार्मूला पढ़ा है वो बताते हैं, ये नहीं पढ़ा है एन गामा ए, ये एक्स्ट्रा आज पढ़ा रहे। ठीक, अगर आप पहली बार कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़े हो तो आपको एन गामा ए का कोई रोल नहीं दिखाया गया, केवल एन गामा ए 1 मान के और उसको पूरा सॉल्व किया गया है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने एफ ऑफ ए इंटू एन गामा ए किया हुआ है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन एन गामा ए 1 होगा, तो हम निकाल सकते हैं जहां जहां मुझे एन गामा ए 1 है तो 1 पुट करके एफ ऑफ ए इक्वल टू, ज्यादातर फार्मूला याद रखेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए टी जेड। तो इसने मुझे ये बता दिया कि किसी कर्व दिया गया है, कर्व के साइड कोई भी पॉइंट ए है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/2 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड के फार्मूले से। हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू निकल आई हमारे लिए मनबल्ले। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम। अब फिलहाल हम इसका जो है प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो हम आगे बढ़े क्वेश्चन पे बढ़ेंगे सीधे। यहाँ पे किसी को डाउट, एनीवन एनी डाउट इन द Gaussian integral फार्मूला? ओके, सो बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैसे यूज करेंगे ये सीखते हैं। पहला यूज देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का, पहला जो यूज है क्वेश्चन नंबर 1, दिया गया है इंटीग्रेशन मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 साइन जेड अपॉन जेड डी जेड। ओके, ये मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक, फाइंड द इंटीग्रेशन मॉड जेड इज इक्वल टू 1 साइन जेड अपॉन जेड डी जेड। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो देखो हम बड़ा कलाकारी से फाइंड करेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर देंगे जो फार्मूला अभी अभी पढ़ा है। ठीक, आप देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जैसे हम पहले करते रहे, पहले ऐसा मैं पहले सोचता हूँ, मान लो पहले की तरीके से करते हैं, मॉड जेड इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है पहला
एफ जेड साइन जेड अपॉन जेड, पहला तो एनालिटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेड पे अगर 0 रखते हैं तो 0.0 फॉर्म बन जा रही है, तो पहला तो एनालिटिक नहीं। अगर एनालिटिक होता तो आंसर क्या होता? आंसर विल बी जीरो। 0 होता। जीरो। ठीक, तो एफ जेड साइन जेड अपॉन जेड जो है वो एनालिटिक नहीं है। पहले ये चीजें समझो सब, जो कुछ पीछे पढ़ाए हैं। बैक से क्वेश्चन क्यों नहीं लग रहा है, क्यों कठिन हो रहा है? अब मैंने कहा ठीक है ये 0 हो गया, गामा जेड क्लोज है, तो एनालिटिक नहीं है फंक्शन एफ जेड साइन जेड अपॉन जेड। तो अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा ठीक है अब हम अपनी थ्योरी लगा लेते हैं कि हमने जो थ्योरी पहले पढ़ाई है उसमें कहा मैंने, या फिर पैरामेट्राइजेशन कर लें पूरे क्वेश्चन को। अगर तुम पैरामेट्राइजेशन करने चलोगे तो जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा हो जाएगा। तो साइन जेड में जैसे रखोगे आर ई की पावर आई थीटा, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अपॉन ई की पावर आई थीटा, तो इंटीग्रेशन जो है फिर से कॉम्प्लिकेट हो गया। हमने कहा जब भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो मुझे प्रॉब्लम आने वाली। तो हम जो बैक थ्योरी से इंटीग्रेशन लगा रहे थे उसमें मुझे अब प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं जनरली। तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा उस पर आते हैं। ठीक है, अब हमें एक फार्मूला पढ़ा है मैंने जो तुम्हारे सामने पढ़ा है। हमने कहा एफ जेड जो फंक्शन था वो एनालिटिक होना चाहिए, और उसका यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। वो जो फार्मूला था उस फार्मूले में अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे लिए एफ जेड अपॉन जेड माइनस 0 और मॉड जेड इक्वल टू 1। मॉड जेड के इनसाइड 0 है तो ए हमारा 0 हो जाएगा, ए पे ही प्रॉब्लम है, ए इक्वल टू 0। अच्छा, अगर z माइनस 0 हमने यहाँ पे इसको लिख लिया तो z माइनस ए फार्मूला था, पीछे फार्मूला देखो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो इंटीग्रेशन गामा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की जो वैल्यू होगी, तो इसमें 1/2 पाई आई था, तो जो वैल्यू आएगी वो आंसर आएगा इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 0। ये बात समझ में आई? यस आर नो? जी। और एन गामा ए था, तो एन गामा ए की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि राउंड ए की बार है। ये समझ में आया? अभी तक समझ में आया कैसे ये फाइंड कर दिया मैंने? यस आर नो? हाँ, यस सर। और सबको समझ में आया? कोई डाउट? अगर इसका इंडेक्स 2 होता तो किस प्रकार से इसका क्वेश्चन तो कन्वर्ट करता? इंडेक्स टू होता तो इंडेक्स 2 रख लेते, तो यहाँ पे नहीं, और कैसे आता था। पता चलता, कैसे पता चलता कि इंडेक्स 2 है? इसमें क्या है? इस तो यहाँ तर्क पे में क्या? जेड से पता चलता ना, जेड इक्वल टू 1 दिया गया है, दैट मीन जेड इक्वल टू आर की पावर आई थीटा, एक ही बार राउंड हुआ, सर्कल ही दिया गया। सिंपली जेड इक्वल टू 1 दिया गया है तो कोई भी डोमेन नहीं दिया, इसके मतलब एक ही राउंड हुआ। अपने मन से 2 राउंड नहीं करोगे ना। थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई 2 पाई ओनली। नहीं तो क्या जेड मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1 दे देता तो क्या 2 राउंड होते? कैसे पता करते कि 2 राउंड होगा इसके तो में? वहां पे दो। दिया गया होता थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 4 पाई, तो 2 राउंड हो गए। अच्छा, उसमें कौन सी इस बड़ी बात प्रकार से। है? वो तो दिया गया होगा, यहाँ दिया नहीं गया, इसके बाद 0 से 2 पाई है, 1 राउंड ही है। ओके, नहीं तो तो, पर्टिकुलर कहा जाएगा तभी तो हम समझेंगे, नहीं कहा गया तो जनरली सर्कल ही हुआ पूरा, एक के बाद सर्कल हुआ ना, दोबारा नहीं जाना है। तो ओके नाउ, हाँ और कोई डाउट किसी को? अरे और कोई डाउट? बोलो भाई। नो। नहीं, तो 2 पाई आई, तो आंसर आ गया कैसे? जो एफ जेड है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, जो एफ जेड हमारा है वो क्या है वास्तव में? साइन जेड। और साइन जेड इस पूरे फंक्शन में एनालिटिक है। बस तुम्हें साइन जेड और ए निकालना पड़ेगा हर बार। तो एफ 0 रखेंगे, साइन 0 कितना हो गया? साइन 0 जीरो। 0, तो आंसर 0, फाइनल आंसर 0, ओनली 2 लाइन्स। अगर क्वेश्चन को हम अपनी बैक थ्योरी से करते थे तो क्वेश्चन लगाने में मुझे नानी याद आ सकती थी, और ऐसे क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर सकते हैं ना। वैसे तो बुझमानी में करने लगोगे भी थोड़ी देर में, ऐसे ही बताने लगोगे क्या आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, पहला समझ लो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू 1, जेड माइनस ए है यहाँ पे, ई की पावर 2 पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए।
dz, इसका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए। देखो क्वासी इंटीग्रल फार्मूला का इंटीग्रेशन निकालने में हम यूज कर रहे हैं, दैट इज z माइनस ए। ओके, वेरी केयरफुल, z माइनस ए। अब मुझे निकालना है इसका इंटीग्रेशन, आंसर देख के बता सकते हैं। 2 pi I into e की पावर 2 pi a। यस, 2 पाई आई इंटीग्रेशन, अरे e की पावर 2 पाई ए। बात समझ में आई? यस और नो? अरे बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, एग्जाम्पल नेक्स्ट। इंटीग्रेशन करने को नेट में जरूर आता है क्वेश्चन, तुम्हारे भाग्य अच्छे होंगे तो हो सकता हो यहीं से आ जाए। नॉट z इक्वल टू 1, अभी तक तो अच्छे नहीं हुए सर। अभी तक अच्छे नहीं हुए, कोई बार नहीं, अब की बार हो जाएंगे। डबल सीट है, z माइनस 4 dz। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो जगह प्रॉब्लम दे रहा है, कहाँ कहाँ पे? 0 और 4 पे। 0 और 4 पे, लेकिन तो हमारे पास जो सर्कल गिवन है वो 1 से बाहर है नहीं। यस, तो इसके अराउंड, इसके इनसाइड केवल और केवल कौन पॉइंट है? 0 0। तो इसका एफ जेड क्या होगा? cos z upon z minus 4। cos z अपान z माइनस 4। ये बात समझ में आई सबको या नहीं? हाँ, आकांक्षा आ गई तो ठीक। तो यहाँ पे मुझे ए क्या है, ए बताओ जरा, व्हाट इज ए? 0 0। ओके, तो बस आंसर निकल आया, 2 पाई आई इंटू एफ। एफ 0 होगा हमारे लिए क्या? minus 1 by 4। हाँ, 1 अपान माइनस 4 2, तो आंसर आ गया माइनस पाई आई बाई 2। तो कितने इजी इजी क्वेश्चन हो गए अब, है ना? अब हम इसकी फिर से बैठ के चर्चा कर लेते हैं, क्या कि अगर ये आज की थ्योरी नहीं पता होती तो सबसे पहले तो ये देखते कि जो फंक्शन पूरा गिवन है वो क्या एनालिटिक है? नहीं है, उस डोमेन पे भी नहीं है, क्योंकि 0 पे डिफाइन, 0 पे प्रॉब्लम दे रहा है। तो 0 प्रॉब्लम दे रहा है तो पूरा फंक्शन जो लिखा गया है इंटीग्रेशन के इनसाइड वो एनालिटिक नहीं है। अगर एनालिटिक होता तो आंसर 0 होता, एनालिटिक नहीं है तो हमें आंसर नहीं पता। 0 भी हो सकता है, 0 के बाहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास एक और मेथड है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर पैरामीटराइजेशन करें, या जेड में कन्वर्ट करें, या एक्स में कन्वर्ट करें, या वाई में कन्वर्ट करें। ठीक, ये मेरी पास थ्योरी है, जो पहले की थ्योरी है। लेकिन अगर मैंने ये थ्योरी लगाई, जो पहले थ्योरी है, वो थ्योरी लगाने की अगर कोशिश की तो मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैंने इसको z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा कहा तो z रखा तो cos हो जाएगा, cos आर ई की पावर आई थीटा अपॉन जेड, जेड माइनस 1 dz। आर ई की पावर आई थीटा वेरी कॉम्प्लिकेटेड, अगेन वी कैन नॉट इंटीग्रेट वेरी इजिली। इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। जब नहीं कर सकते हैं तो हम बैक थ्योरी से क्वेश्चन नहीं लगा पाए। लेकिन हाँ, आज की थ्योरी से हमने क्वेश्चन लगा दिया और बड़ा इजी लगा दिया, 2 लाइनों में आंसर आता है, तो बड़ा इजी हो रहा है। इसके मतलब जब भी कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें थ्योरम लगने वाली है कोई ना कोई। तो पहली थ्योरम का आज मैंने यूज सीखा। ठीक, इसको यूज हम जो है कल करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आज मैं 3 क्वेश्चन लगाए हैं, कल हम 10-15 क्वेश्चन लगाएंगे। फिलहाल सुबह क्लास मेरी होगी 8:30 बजे कल, ठीक, जिसमें हम पीडी का रिवीजन कर रहे हैं, तो पीडी के लिए मिलेंगे हम लोग।